बात फाइल तो तैयार ये करवाई जिक्र तो केस। बिल्कुल बेबुनियाद है कि 50 करोड़ जज को दे दिया। इस तरह के आरोप लगाएंगे तो सवालों के घेरे में खुद ही पीड़िता खड़ी हो जाएंगी अगर इस तरह की बात करेंगी। कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनसे संदेह और ज्यादा गहरा रहा है। एक तो वारदात का समय और तारीख अलग अलग बयानों में पीड़िता की मैच नहीं खा रही है, इससे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखिए, बयानों में कंट्राडिक्शन है, हम्म काफी कंट्राडिक्शन है। 164 के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है, 161 के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। हम्म सीडीआर, मोबाइल लोकेशन, हम्म सीसीटीवी फुटेज, फिर पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात करिए आप। हाँ हाँ, पीड़िता के चाचा भी जेल में हैं। अब वो क्या कारण है उन पर अलग विषय है। केस थे, बहुत लंबी फेहरिस्त थी पीड़िता के परिवार के ऊपर। क्या था कारण? क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से इस केस को इतना हाईलाइट कर दिया गया, अनुभव था उन्हें केसों का, ये बात थी, या कुलदीप सेंगर को राजनीतिक छवि, बढ़ती लोकप्रियता, 4 बार का विधायक होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। उन्नाव कुलदीप सेंगर कांड को लेकर कुछ जरूरी सवाल एफएम न्यूज लगातार पूछ रहा है और हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद इस केस से जुड़े वो सच निकल कर सामने आएंगे जो इस पूरे केस की दिशा और दशा पलट कर रख देंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने उन्नाव कांड की पीड़िता को भी लाइव जोड़ा था और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीड़िता और उनकी मां इन सवालों का जिक्र होते ही बुरी तरह से बौखलाई हुई नजर आई और बीच इंटरव्यू में उन्होंने एफएम न्यूज का माइक फेंक दिया और उनके तमाम जो वहां मौजूद सहयोगी थे उन्होंने जबरन इंटरव्यू जो एफएम न्यूज का चल रहा था लाइव उसको बंद करवा दिया। उन सवालों का जवाब हम लगातार तलाश रहे हैं। उन्नाव पीड़िता से लगातार हमारी टीम दोबारा संपर्क की कोशिश में है कि आप आइए, एक बार फिर हमारे साथ बैठिए और कुछ जरूरी सवालों का जवाब दीजिए। इस केस के उलझे हुए कई तार जिससे सुलझ पाएं, पर उस माइक फेंकने वाले इंटरव्यू के बाद अब वो किसी भी मीडिया हाउस से बात करने से बचती दिख रही हैं। खैर, हम उन्नाव की उस पूरी वारदात के हर एंगल की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने इस केस को लेकर अपने साथ एक बेहद खास मेहमान को जोड़ा है। एपी सिंह साहब हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। देश के कई जरूरी मुद्दों जहां भी एक तरफा बात या अन्याय होता है वहां आलोचनाओं की परवाह ना करते हुए बेबाकी के साथ स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। सर, बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपके दर्शकों को, आपके चैनल को। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, प्रियंक वाजपेयी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समसामयिक विषय पर आपने ये इस तरह की डिबेट रखी है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये जो पूरा कांड है जिसका जिक्र हो रहा है, उन्नाव से जुड़ा कुलदीप सेंगर कांड, इसको लेकर अलग अलग नैरेटिव लगातार क्रिएट किए जा रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं इस पूरे केस को लेकर। आपका नजरिया क्या कहता है इस पर? देखिए, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है जी। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू किसी को नहीं करना चाहिए। जब ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन करती है तो सीबीआई की जांच ठीक, रिपोर्ट ठीक, प्रोसिक्यूटर ठीक, एडवोकेट ठीक, न्यायाधीश ठीक, जुडिशरी ठीक, मीडिया ठीक, जनता ठीक, केस ठीक। और जब 7 साल 5 महीने के बाद कंडीशनल बेल दी जाए, कंडीशनल बेल, केवल कंडीशन कि ऐसा नहीं करोगे, पासपोर्ट जमा करोगे, 5 किलोमीटर तक नहीं जाओगे, ये नहीं, सारी कंडीशंस के तहत बेल दी जाती है, तब सीबीआई की रिपोर्ट गलत, सीबीआई गलत। और यहां तक मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपके नेशनल चैनल पर, प्रियंक वाजपेयी जी, पूरी दुनिया देख रही है और मैं ये कहूं, ये कहा गया कि जजों ने 50 करोड़ रुपए ले लिए। अब कैसे दिल अस्थिर रह सकता है? क्या हमारे देश की जुडिशरी, क्या हमारे न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट को सीधे सीधे बदनाम कर दिया गया? 50 करोड़ ले लिए गए। उसके बाद कहा गया
मैं भी फूलन देवी बन जाऊंगी। सोचिए अब बिल्कुल। फूलन देवी बन जाएगी, इसका मतलब हमने 78 साल आजादी के बाद भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति की मेहनत के बाद क्या हमने देश ऐसा बनाया कि हम रोज नई फूलन देवी पैदा करते रहे? ठीक बात है। फिर लोग कहने लगे मुझसे, जबकि शेर सिंह राणा ने ऐसा कुछ किया नहीं, झूठा फंसाया गया, राजनीतिक साजिश थी। फिर लोग कहने लगे फिर तो शेर सिंह राणा भी पैदा हो जाएंगे। क्या हम खून के बदले खून, हत्या के बदले हत्या, क्या इस तरह की भावना लेके चलेंगे? किस तरह का भाव लेके चलेंगे? किस तरह की विचारधारा लेके चलेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय हो, न्याय होते हुए दिखे, न्याय धरातल पर हो। ऐसा टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। न्याय धनबल जनबल बाहुबल वाले को मिले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मैं, और इसीलिए हमने कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया, कानून की देवी से आंखों से पट्टी हटेगी, तलवार हटेगी, संविधान हाथ में दिया गया और कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटके अब वो देखती है कोई धनबल जनबल बाहुबल वाला व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति को न्याय मिले, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को न्याय मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी को न्याय मिले, गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों को न्याय मिले। लेकिन जब वो सुनते हैं कि न्यायाधीश को 50 करोड़ रुपए दे दिए गए तो वो परिवार क्या कहेगा, जिसने मुकदमा लड़ते लड़ते अपनी पाजेब, अपने हाथ के कंगन, अपने मंगलसूत्र, कानों के टॉप्स और खेत बेच दिया, खलिहान बेच दिया, अपनी पेड़ बेच दिए, गाय बेच दी, भैंस बेच दिए, मोटरसाइकिल बेच दी, शादी की डेट हटा दी, अपनी बेटी की शादी रोक दी, अपनी मां को कपड़े नहीं पहनाए, अपने पिता को दवा नहीं दिलाई, अपनी पत्नी को दवा नहीं दिलाई, लेकिन वकीलों को फीस दी, कोर्ट का मुकदमा लड़ा, ये बात तो ये जिक्र तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि 50 करोड़ जज को दे दिया। इस तरह के आरोप लगाएंगे तो सवालों के घेरे में खुद ही पीड़िता खड़ी हो जाएंगी अगर इस तरह की बात करेंगी। कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनसे संदेह और ज्यादा गहरा रहा है। एक तो वारदात का समय और तारीख अलग अलग बयानों में पीड़िता की मैच नहीं खा रही है, इससे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखिए बयानों में कंट्राडिक्शन है, काफी कंट्राडिक्शन है। 164 के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है, 161 के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। सीडीआर, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, फिर पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात करिए आप। हाँ, पीड़िता के चाचा भी जेल में हैं। अब वो क्या कारण है उन पर अलग विषय है। केस थे, बहुत लंबी फेहरिस्त थी पीड़िता के परिवार के ऊपर। क्या था कारण? क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से इस केस को इतना हाईलाइट कर दिया गया, अनुभव था उन्हें केसों का, ये बात थी, या कुलदीप सेंगर को राजनीतिक छवि, बढ़ती लोकप्रियता, 4 बार का विधायक होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, या भारतीय जनता पार्टी का होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, या राजनीतिक नुकसान दिलाने की जा रही है, जैसा हाथरस के रेप प्रकरण में भी हुआ। सीधे सीधे सरकार पर लोगों ने सवाल उठाए। मैंने वो केस लड़ा और सीबीआई जांच हुई और 3 के तीनों मुलजिम, प्रियंका वाजपेयी जी आपको याद होगा, आपने कवर किया था हाथरस रेप प्रकरण पूरी तरह से, उसमें भी जातिवादी राजनीति की गई कि राजपूत हैं, दरिंदे हैं, और तीनों लड़के 22 बरी ट्रायल कोर्ट से हमने कराए, ट्रायल कोर्ट से 22 बरी हुए, और जो बात हम कह रहे थे वो बात सिद्ध हुई। ना कोई जातिगत बात थी, ना कोई रेप की बात थी, ना कोई हत्या की बात थी, ना कोई मर्डर की ऐसी बात थी। सीबीआई की जांच के बाद निकला अब सब कुछ। लेकिन उस समय लोग जब बरी होते तो हो जाते हैं, वो समय भी था। इस देश के लोगों ने हाथरस को पर्यटन स्थल बना लिया था, जातिगत राजनीति करने वालों ने वहां ठेकेदारी शुरू की थी। ठीक उसी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को भी राजनीतिक व्यक्ति होने का, प्रभावशाली व्यक्ति, मतलब प्रभावशाली का क्या मतलब? लोगों में लोकप्रियता, गरीबों के लिए काम आना, हर समय उपलब्ध होना, हर समय लोगों की मदद करना, किसी बहन बेटी की मदद करना कुलदीप सेंगर ने की है। किसी बेसहारे की मदद करना कुलदीप सेंगर ने की है। किसी का एडमिशन कराना, किसी का इलाज कराना, किसी के आपसी मामले निपटाना, किसी के वैवाहिक मामले को अपने में करके परिवार में बैठ के निपटाना, किसी से अच्छी तरह निपटाना। अगर उनमें ये भाव नहीं होता, अगर उन्हें भीड़ करने की बात होती,
तो उन्नाव की कोर्ट में भी भीड़ हो सकती थी जब कुलदीप सेंगर अरेस्ट किए गए। दिल्ली की कोर्ट में भी भीड़ हो सकती थी जब कुलदीप सेंगर को एक तथ्य मैं कन्विक्शन और हुआ, आपको बताता तब हूं भी लोग आ सकते एपी सिंह थे। साहब, मैं एक तथ्य आपको और बताता हूं। जब इंटरव्यू ये चल रहा था तो पीड़िता से मैंने पूछा कि नार्को टेस्ट के लिए आप क्यों आनाकानी कर रही हैं, नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए। तो हमारा तो उन्होंने जबरन झल्लाहट में आके माइक बंद करा दिया। दूसरे चैनल के हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, उनसे मैंने कहा कि जब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और आपको ये सवाल आप रखना उनसे कि नार्को टेस्ट को लेकर आप क्यों नहीं राजी होती हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा। जब सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी रेप पीड़िता ने नार्को टेस्ट करवाया हो। ये इस तरह के जो एक्सक्यूज दे रही हैं, नार्को टेस्ट को लेकर भी राजी नहीं हो रही हैं, तो फिर संदेह गहराता है। नहीं, देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन के टूल हैं। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये सारे टूल है। स्वामी चिन्मयानंद जी दो देश के गृह मंत्री रहे, 3 बार के सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे। उनका केस मैंने लड़ा, मालिश वाला प्रकरण आपने भी कवर किया होगा। उसमें भी उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ। अपने ही लोगों ने, उनके आस्तीन के सांप के लोगों ने, मैं कहना खुलेआम कहना चाहता हूं, जब वो महामहिम गवर्नर बनने जा रहे थे, मुमुक्षु यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी, जो मुमुक्षु विद्यालय है, लॉ कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी, उसको रोकने के लिए शाहजहांपुर शिक्षा संस्थान में आगे न चला जाए, उनके कंपटीटर लोगों ने वो साजिश रचवाई। मैंने स्वामी चिन्मयानंद का केस केवल लड़ा नहीं, जीता, उनकी बेल भी हुई, और उसी जेल में, कंप्लेनेंट जेल में रही प्रियंका वाजपेयी, उसी जेल में, शाहजहांपुर की जेल में, एक तरफ स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती पूर्व गृह मंत्री थे, और दूसरी तरफ वही शिकायतकर्ता, उसका गैंग, उसके और लोग जो एक्सटॉर्शन करना चाहते थे, जो ऐसा सब कुछ करना चाहते थे, वो लोग वहां रहे। सबने देखा और निर्णय हुआ, सामने हुआ। ऐसा नहीं है, न्याय की तराजू सबके लिए बराबर है। और ये मैं खुशी व्यक्त करता हूं, 6 दिसंबर को देश की संसद में सबसे बड़ी पंचायत जो है, वहां हमारा प्राइवेट बिल मेंस कमीशन का पेश हुआ 6 दिसंबर को। अब इस नए मेन कमीशन के बनने के बाद अगर कोई शिकायत करता है, इस तथ्य पर भी बात करेंगे, चूंकि आज जेल होगी, उसे भी दंड मिलेगा। सर, आज चूंकि मुद्दा कुलदीप सेंगर जी से जुड़ा हुआ है, उस पर ही हम चाह रहे हैं बात करें, इस पर भी, इसका भी जिक्र होगा उसमें। मैं चाहूंगा इस पर भी आप अपना वक्तव्य पेश करें। एक जो ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें पीड़िता के चाचा, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि चाचा ये कह रहे हैं कि अपने अंदरूनी अंगों में खरोच मार लो जाने से पहले, जांच से पहले। ये ऑडियो कोर्ट में पेश भी हुआ था। क्या इस ऑडियो को एविडेंस नहीं माना गया? इस ऑडियो को तरजीह नहीं दी गई जांच में? अब ये तो ट्रायल कोर्ट वाले लोग जाने, उनके वहां के पक्ष वाले जाने, विपक्ष वाले जाने, लेकिन मैं समझता हूं अगर सारी बातें कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी जाएं, तो हमारी माननीय अदालतें निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, निस्वार्थ हैं, न्याय करती हैं, सुनती भी हैं, ऑडियो को भी सुनती हैं। अगर 65B एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेट को लगाकर और सोर्स कि कहां से रिकॉर्डिंग आई है, कहां से रिकॉर्डिंग पहुंची है, कहां तक, कहां किसने की है, किस एसेस से आई है, किस इंस्ट्रूमेंट से आई है, अगर वो सारा चीजें 65B एविडेंस एक्ट, जो कि IT एक्ट का ही एक पार्ट है, उसके तहत दी जाए, तो निश्चित तौर पर कोर्ट उसको मानती है और इंपॉर्टेंस मानती है। अगर कोई कहे, शिकायतकर्ता या एक्यूज कोई कहे कि मेरी आवाज नहीं है, तो CFSL से आवाज, हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी है, वो आवाज टेस्ट सैंपल लेती है, वॉइस सैंपल की आवाज भी लेती है, और उसके बाद, आवाज लेने के बाद उसका डिसीजन भी देती है और निर्णय भी देती है, और दूध का दूध, पानी का पानी, सच सामने आता है। तो ये कानून, अभी जो स्टे लगा जमानत पर, अब एपी सिंह साहब, क्या कानूनी रास्ता है जिसके बाद ये जांच पुनः शुरू हो, पूरी सुनवाई दोबारा हो, और एपी सिंह अगर निर्दोष हो, अगर दोषी हैं तो सख्त कार्रवाई के हकदार हैं, अगर निर्दोष हैं तो कौन सा कानूनी रास्ता अख्तियार करके उनको जेल से बाहर वो आ सकते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काउंटर एफिडेविट जो CBI की तरफ से ऑनरेबल डिवीजन बेंच हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट SLP दाखिल हुई, उस SLP पर एक्यूज कन्विक्ट को
कुलदीप सेंगर को जवाब दाखिल करने के लिए, काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम दिया है, और मैं समझता हूं उस काउंटर एफिडेविट में वो भी अपनी सारी बात रखेंगे। अगर कोई रिजॉइंडर की बात आएगी तो उसमें कंप्लेनेंट भी अपनी बात रखेगी, और काउंटर एफिडेविट में सारी बातें आना चाहिए। और उसके बाद हमें आशा ही नहीं अपितु तो विश्वास है कि न्याय होगा, न्याय होते हुए दिखेगा। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष किसी भी कीमत पर फंसना नहीं चाहिए। और हमारा संविधान, हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारी ऑनरेबल कोर्ट, हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी न्यायिक पद्धति और न्यायिक प्रक्रिया तो यह भी कहती है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, किसी एक निर्दोष को दंड और सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और चूंकि वक्त सीमित है, अंतिम में एपी सिंह साहब, आप इस तरह के तमाम, जहां पर एक तरफा बात हो रही हो, इस तरह के केसेस को आप बारीकी से देखते हैं और उनकी स्टडी करके वो पहलू भी सामने रखते हैं जिनकी बात शायद दूसरे पक्ष ना कर रहे हों, तो आपके नजरिए से इस पूरे केस में सबसे बड़ा पहलू आपके नजरिए से क्या है जिसके मुताबिक कुलदीप सेंगर के खिलाफ ये पूरी साजिश हो रही है? देखिए, एक तो राजनीतिक साजिश दिख गई है, पीड़िता की, परिवार की भी। चुनाव लड़ी कांग्रेस से, कांग्रेस ने टिकट दिया, अब राजनीति तो दिख गई, राजनीतिक फायदा लोग लेने वाले भी आ गए, मीडिया ट्रायल भी दिख गया। कौन लोग थे जो इंडिया गेट में 2 लोगों और 3 लोगों की कवरेज करने वहां पहुंचे थे? खूब अच्छी कवरेज हो रही थी, पूरी वो कवरेज वायरल हुई। फिर हाई कोर्ट का घेराव, सुप्रीम कोर्ट का घेराव, पार्टी का आना, कांग्रेस पार्टी का साक्षात रूप से उनके पदाधिकारियों का आना। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, सदन में बात तो उठाए, सदन में मुद्दा उठाए, चुनाव के लिए लड़ाए, लेकिन चुनाव लड़ना इसका मतलब दोनों लोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो कुलदीप सेंगर को स्केपो गार्ड जिसे कहते हैं, बलि का बकरा ना बनाया जाए। पीड़िता के साथ न्याय हो, न्याय हुआ, सजा हुई, कन्विक्शन हुआ, 7 साल 5 महीने जेल में रखना, उनकी बेटियां भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उनके विधानसभा के लोग भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन तबाह हो गया। तबाह, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, तबाह हो गया, क्योंकि एक पंचवर्षीय नहीं, 2 पंचवर्षीय नहीं, और इतना बड़ा स्टिग्मा लगा, उनको क्लीन चिट नहीं मिली, वो बाइज्जत बरी नहीं हुए अभी, ना उन्हें कोई पार्टी टिकट देने जा रही है, ना कोई आर्थिक उनकी संपन्नता, सब कुछ खत्म। कोर्ट की एक एक ईंट लगती है अगर उसमें, तो पैसा भी लगता है, एक एक कागज में पैसा लगता है, वकीलों की फीस, जेल में रहना, परिवार वालों की विपन्नता, उसी दौरान बेटी की शादी, अब बेटी तो ब्याही जाएगी, उसी दौरान इंटरिम बेल और पैरोल पर बेटी की शादी करना, ये सब प्रोसेस तो है ही परिवार का। उस ट्रॉमा को भी व्यक्ति सहता है, तो उसकी मजबूरी भी है। अगर ऑनरेबल डिवीजन हाई कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया था, वो मान्य होता, ना होता, लेकिन उसको सीरियसनेस से चैलेंज किया जाता सुप्रीम कोर्ट में, ना कि पोस्टरबाजी, ना कि सोशल मीडिया पर, ना कि धरना, ना कि प्रदर्शन। क्या हम सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्या आंदोलन की स्थली बना ले? क्या जंतर मंतर को ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट के तीनों तरफ और चारों तरफ की जो रोड है उनको आंदोलन के लिए स्थान बना दे? इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोड को आंदोलन का स्थान बना दे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को, जयपुर और राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट को हम आंदोलन का स्थान बना दे? हम ऐसा नहीं बना सकते। हमें न्यायालय पर भरोसा है, अगर भरोसा नहीं तो उससे आगे याचिका लगाइए, पिटीशन लगाइए, अपनी बातें रखिए, बहस करिए, और उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जो मीडिया उसे अपना दर्द बताइए। लेकिन अगर आंदोलन से न्याय बदलेगा, अगर आंदोलन से फैसले बदले जाएंगे, अगर आंदोलन से अर्ली हियरिंग होगी, अगर आंदोलन की वजह से छुट्टियों में कोर्ट सुनी जाएगी, अगर आंदोलन की वजह से स्पीडी ट्रायल शुरू किया जाएगा, तो फिर जस्टिस नहीं है, नेचुरल जस्टिस नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वागत करते हैं। हमें दर्द है, हमारे पीड़िता को हम रिव्यू लगाते हैं, रिव्यू के बाद हम क्यूरेटिव लगाते हैं। हमारे पास न्याय की पद्धति है, प्रक्रिया है, सुनने की प्रक्रिया है, सुनाने की प्रक्रिया है। फिर अगर हमारे न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगेंगे, एक गरीब व्यक्ति क्या सोचेगा जो ये कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट? जब उससे कोई झगड़ा होता है, लोग कहते हैं आई विल सी यू, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। कोर्ट का भरोसा इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देश के गरीबों, दलित
दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों का भरोसा, इस देश के करोड़ों एडवोकेट का भरोसा। हमें एडवोकेट को भी अपना न्याय पाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए याचिका लगानी पड़ी। मेरी याचिका लगी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। सोचिए आप, हम भी अपने न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं, आईपीएस भी अपने न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं। आनंद मोहन सिंह हत्याकांड का आरोप लगा, आईपीएस की हत्या क्या, उनकी पत्नी पटना हाईकोर्ट गई, हम लड़ रहे हैं आनंद मोहन सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट में। उनकी पत्नी और आईएएस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट आई, कोर्ट ने कहा आईएएस एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, पत्नी काफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। चूंकि वक्त सीमित है, बहुत शुक्रिया। तमाम इस केस से जुड़े जरूरी तथ्य हैं वो हम सबके साथ साझा करने के लिए। एफएम न्यूज लगातार ये बात कह रहा है, मुखर तौर पर अपना पक्ष रख रहा है कि कुलदीप सेंगर अगर इस पूरे कांड को लेकर कसूरवार हैं तो सख्त कार्रवाई के हकदार हैं, लेकिन अगर जांच का कोई भी पहलू प्रभावित हो रहा है, जिस तरह अभी एपी सिंह साहब ने बताया कि मीडिया ट्रायल के जरिए या इस तरह के आंदोलनों के जरिए अगर कोई भी जांच का पहलू प्रभावित हो रहा है तो वो पूरी तरह से जांच का हकदार है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कुलदीप सेंगर कसूरवार हैं तो सख्त उन्हें सजा मिले, लेकिन अगर वो उन बेकसूर साबित होते हैं तो उनकी मानहानि का जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।